जय हिंद। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौता किया जिसके तहत चाइना को उसी के अधिकार क्षेत्र कहे जाने वाले साउथ चाइना सी में घेरने का प्लान किया गया है। तो हम समझते हैं क्या है 9 डैश लाइन जिसे चाइना अपना बताता है, और साउथ चाइना सी पर चाइना इतना विवाद क्यों करता है और अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून को भी वो क्यों नहीं मानता है। देखिए, आप अगर नक्शा में देखिएगा तो ये आपका इंडिया हो गया, इधर हो गया आपका आसियान देश बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, ये छोटे छोटे देश है सब। अब इन देशों के पास ये साउथ चाइना सी ये समुद्र है। अब चाइना जो कहता है कि भैया ये जो समुद्र है ना, ये बाकी समुद्रों की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये समुद्र मेरा है। बाकी दुनिया के समुद्र में अलग नियम है, वो अभी हम जस्ट बताएंगे वो नियम क्या है। तो चाइना कहता है ये मेरा है। क्यों? तो चाइना कहता है कि 1947 का अगर चाइना का नक्शा देखिएगा तो 1947 में इस साउथ चाइना सी में 9 छोटी छोटी रेखाएं खींची गई थी जिसे हम 9 डैश लाइन कहते हैं। तो कहता है कि भैया ये 9 डैश लाइन के अंदर जितना एरिया आता है ना, ये एरिया मेरा है 1947 के नक्शा के हिसाब से। बकलोलवा को अगर हम लोग 1935 का नक्शा दिखाएंगे लोग ना, तो म्यांमार से शुरू थे हम लोग, हिंदुस्तान वाला सब इसी में था। इसको कौन समझाया? आप चाइना का ये जो मैप देख रहे हैं, ये वही मैप है जिसे चाइना कहता है ये 1947 में बनाया गया था। इसमें आप देखिएगा छोटी छोटी कुछ डैश लाइन दिखेंगे कि यहाँ कुछ दिख जाएगा, ये हो गया। इसी टाइप की 9 अलग अलग डैश लाइन दिखती है जिसे चाइना कहता है कि भैया ये मेरा बॉर्डर है। अब इंटरनेशनल कोड क्या कहता है? इंटरनेशनल कोड ये कहता है कि भाई 200 नॉटिकल मील, जो 200 समुद्री मील है, इस यहाँ तक आपका अपना क्षेत्र कहिए, इसे इकोनॉमिकल क्षेत्र कहिए। इसमें मछली पकड़ने, तेल निकालने, गैस उत्पादन करने या किसी भी तरह का जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बाहर कोई एरिया है तो ना यहाँ आप पेट्रोल निकाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो इंटरनेशनल एरिया है, वो आपका नहीं है। पता चला गया वो उसमें छूट दे देगा, सब देश मार करने वहीं पहुँच जाएगा। लेकिन चाइना इस चीज को मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि भैया ये सब आप अपना कानून अपने पास रखिए, हम 9 डैश लाइन को मानते हैं। चाइना ने क्या किया, इस साउथ चाइना सी में दूसरे देशों को दबाने की कोशिश करने लगा। चाइना चाहता है कि वो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पारासेल द्वीप, और नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है स्प्रेटले द्वीप समूह। देखिए, ये दोनों एक द्वीप नहीं है, कई द्वीपों का समूह है। चाइना कहता है कि भैया ये वाला जो मेरा द्वीप है, स्प्रेटले द्वीप भी और पैरासेल द्वीप भी। अब आप बताइए किस बेसिस से चाइना कह रहा है कि ये मेरा है, ये उसका है। जबकि मलेशिया कहता है कि भैया मेरा है, फिलीपीन कहता है कि हम करीब में है, वियतनाम कहता है हम करीब में है, मलेशिया नीचे से करता है, ब्रुनेई कहता है नीचे से। तो रियल में अगर देखिएगा तो इन लोग के कुछ कुछ द्वीपों पर अधिकार है। आप कहिएगा कि ये सब आपस में लड़ गए हैं, तो नहीं। फिलीपीन कहता है कि कुछ इस साइड वाले मेरे हैं, वियतनाम कहता है कुछ मेरे इस साइड वाले हैं। तो इन लोग का झगड़ा बड़ा नहीं है। लेकिन चाइना कहता भाग सब हमरे वो लोग, सब किसका है? मेरा है। चाइना ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि देखिए 200 नॉटिकल मील तक ही आपको दिया गया एरिया। अगर ये पैरासेल द्वीप पर चाइना का कब्जा हो गया तो लोगों को लगता है वो द्वीप कब्जा करना चाहता है। गलत है, द्वीप नहीं, वो इस द्वीप के आड़ में वो 200 एरिया का कानूनी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। अगर ये पैरासेल चाइना का हो गया तो ये एरिया भी किसका हो जाएगा? चाइना का। और ये स्प्रेटले चाइना का होगा तो ये एरिया भी चाइना का हो गया। तो ऑटोमेटिकली साउथ चाइना सी पर किसका अधिकार हो जाएगा? चाइना का। तो वो द्वीपों के आड़ में वो साउथ चाइना सी हथियाने वाला है। अब आप कहिएगा कि सर ये पनिया लेके क्या करेगा? समुद्र का पनिया, हम लोग के यहाँ बंगाल की खाड़ी है, उधर अरब सागर है, हिंद महासागर, हम लोग तो छिछालेदर नहीं करते हैं कि ना हमारा समुद्र है। ये क्यों कर रहा है? तो इसके भी कुछ रीजन है। देखिए, जब ये इन द्वीपों पर कब्जा नहीं कर पाया तो इसने 2014 में एक आर्टिफिशियल द्वीप बना दिया। इसी में बालू गिरा के उसमें क्या बना दिया? आर्टिफिशियल द्वीप बना दिया वहां पर। और उस द्वीप पर आप देखेंगे हवाई पट्टी बना दिया। अब पूरा सेना को वहां भर दिया और वहां पे सैन्य रडार भर दिया कि यहाँ पे कोई भी सैनिक गतिविधि होगी उसको पता चल जाएगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि चाइना साउथ चाइना सी को लेकर कितना सेंसिटिव है। फिलीपीन जो था वो चाइना के इस बढ़ते प्रभाव को लेकर तथा पारासेले में स्प्रेटले द्वीप पर चाइना के नाजायज दावे के खिलाफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में केस किया कि भैया आप इस मामले को सुलझाइए। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो थी वो 2016 में फैसला सुनाई और यह फैसला इन जजों ने चाइना के विपरीत फिलीपीन के पक्ष में सुनाया। लेकिन चाइना इन जजों की कहने को भी नहीं मानता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं मानता है। वो कहता है कि हम 1947 का ही नक्शा मानेंगे, से जुड़ा 1947 का नक्शा मानेगा। इसके बाद इसी साल 2020 में चाइना ने वियतनाम का एक जहाज गिरा दिया, अप्रैल 2020 में, इसी कोरोना के बीच में।
वियतनाम का एक मछली पकड़ने वाली जहाज थी, उसको उसने साउथ चाइना सी में डुबा दिया, क्योंकि वियतनाम छोटा देश है, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसी का फायदा उठाया चाइना। उसने सोचा कि वियतनाम जो है ये क्या करेगा, ये तो बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, इसका जहाज डुबा देंगे और लड़ने आएगा तो कंफर्म है कि अकेले लड़ने आएगा इस कोरोना के बीच में, तो हम तो इसको मारिए देंगे, क्योंकि कोरोना के बीच में कोई हेल्प करने नहीं आएगा। बात करते हैं चाइना साउथ चाइना सी पर इतना कब्जा क्यों करना चाहता है। देखिए, पहला तो साउथ चाइना सी का एरिया 36 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, और सबसे बड़ी बात, इसमें 11 बिलियन बैरल पेट्रोलियम है। आप सोचिए, इतना बड़ा पेट्रोलियम का भंडार से चाइना को लगभग 50 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अभी अंदाजा लगाया गया, इसके बाद अभी कितना मिलेंगे वो पता ही नहीं, अभी इतना तो श्योर है तेल। यानी अगर इस पर कब्जा हो गया तो चाइना को 50-60 साल तक के लिए पेट्रोलियम के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ गैस का बहुत ही बड़ा भंडार है, नेचुरल गैस का 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। इसको गैस के लिए भी अगले 50-60 साल के लिए कोई टेंशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि इतना गैस तो मिल गया अभी, और भी वहां बहुत ज्यादा भंडार है। इसके अलावे जो साउथ चाइना सी है, उसमें टोटल विश्व का जो व्यापार होता है उसका 30% साउथ चाइना सी को हो जाता है, उसी समुद्र के रास्ते से जाता है साउथ चाइना सी को होकर। अब ये 30% जो व्यापार होता है वो कितने ट्रिलियन में, मतलब कोई भी चीज का परसेंटेज में एक रियल वैल्यू होगा ना, तो वो 3 ट्रिलियन डॉलर है। आपको पता है भारत की जो जीडीपी है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, 2.5 ट्रिलियन है, मतलब 2.25 के आसपास है। अब मोदी जी बोल रहे थे ना 5 ट्रिलियन, सोचिए अकेले व्यापार पर उसका कब्जा हो जाएगा उतना ज्यादा। दुनिया में टोटल जो फिशिंग होती है, मत्स्य उद्योग, उसका 10% अकेले साउथ चाइना सी में हो जाता है। अगर चाइना का साउथ चाइना सी पर कब्जा हो गया तो चाइना का कहना है कि ये जो एरिया है ये समुद्र नहीं है, मतलब समुद्र ही है, लेकिन ये मेरा एक अभिन्न अंग है, अतः यहाँ से जाने वाले हर एक जहाज को हमको टैक्स देना पड़ेगा, पेट्रोलियम वगैरह सब मेरा हो जाएगा। सोचरा का नया नौटंकी है। और ये छोटे मोटे कमजोर देशों को देख लिया, यहाँ पर छोटे आकार के जो देश हैं उनके पास ना उतने संसाधन है, इसीलिए वो उनको सताता है। तो आप समझ गए, चाइना को साउथ चाइना सी पर समुद्र से मतलब नहीं है, वो उसके अंदर छुपे संसाधनों को एक तरफा उपयोग करना चाहता है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम के बिल्कुल ही खिलाफ है। इसलिए पूरी दुनिया चाइना से घृणा के नजर से देख रही थी, और एक कोरोना का दाग उस पर और लगा है। अब बात करते हैं कि इस पर भारत को क्या करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, भारत को सबसे जरूरी है अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध बना के, यहाँ पर इंद्र कुमार गुजराल जो भारत के प्रधानमंत्री थे 90 के दशक में, तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, जिसको अब बहुत तेजी से करना चाहिए। यानी पूरब की ओर देखो, भारत सरकार इधर जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस सबको ध्यान नहीं देती है विकास के लिए। सड़क वड़क सब बनेगा तो पश्चिम साइड में, इनका विकास पे ध्यान दीजिए। कैसे विकास होगा? जैसे आपका खेत अगर चौराहे पे आ गया तो ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएगा, उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो भारत सरकार को भी इस एरिया में सड़कें बनाना चाहिए, और ये काम सड़क का बनाने का भी बहुत धीमा चल रहा है। एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ बर्मा यानी म्यांमार है, यहाँ पे लाओस, वियतनाम, इन लोग को चाइना से कोई दिक्कत नहीं है। म्यांमार थोड़ा सा चाइना के फेवर में था, लेकिन अब वहाँ आंग सान सूकी का प्रभाव आ गया है और वो भारत के फेवर में रहती है। तो यहाँ से एक सड़क हम लोग को वियतनाम तक ले जाना चाहिए, ताकि यहाँ से हम चाइना पर दबाव बनाएं। उसके बाद ये जो देश हैं, जितने छोटे छोटे देश हैं, वियतनाम हो गया, ये मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, इधर आपका देखेंगे तो ये फिलीपीन हो गया, ये सब देशों को ससुरा चाइना पेट्रोल नहीं निकालने देता है। अगर ये लोग अपना पेट्रोलियम का रिग ले जाते हैं, ये जो होता है रिग, इसको इससे पेट्रोल को निकाला जाता है, इसे कहते हैं ऑयल रिग। गैस पेट्रोलियम समुद्र से इसी के द्वारा निकाला जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो सिंपल समझिए, यहाँ पे आपको 4 टाइप का पाइप दिख रहा होगा, इसको जमीन में नीचे तक धंसा दिया जाता है, 2 पाइप से ना उसमें हवा भरा जाता है, प्रेशर मारिएगा तो अंदर का पेट्रोल सोचेगा निकले कहाँ से, तो ये 2 पाइप खाली रहता है, इससे निकल जाता है, और उसको फिर टैंकर में भर के जहाज से भेज दिया जाता है। तो इन रिग को चाइना पानी में निकालने ही नहीं देता है, कहता है भागो यहाँ से, नहीं भागते हैं लोग तो मार के डुबा देता है। अब वियतनाम का देख रहे हैं ना, मार के डुबाइए दिया, अब कोई डुबाने नहीं जाता है अपना। तो चाइना केवल छोटकने देशों का जहाज डुबाता है। भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए, इन देशों को कहना चाहिए कि देख भैया, तुम लोग का ये पेट्रोल निकालने नहीं ना देता है, सब लेके जाएगा। एक काम करो, हम पेट्रोल निकाल लेते हैं, तुम्हारा 50% तुम्हारा, 50 मेरा, पैसा का लेन देन खत्म। उन लोग को भी भाग रहा है भाई, अब भैंस भाग गई है, सचुरा का पगहो मिल जाए बहुत है, भागने से तो बढ़िया है ना। तो ये भारत सरकार को एक अपना पेट्रोल भी मिल जाएगा, चाइना पे दबाव भी बना देंगे। भैया फ्री में दबाव थोड़े बनाएंगे। दूसरा, इन छोटकनों देशों को हम कैसे मैसेज दें, इन सबको हमको समझ में नहीं आता है कि भाई तुम लोग का जब पेट्रोल नहीं जा रहा है तो जाओ ना अमेरिका को कहो कि भैया, ब्रिटेन को कहो, फ्रांस को कहो कि हमारे यहाँ का पेट्रोल निकालो और हम 50% तुम ले जाना, 50% हमको दे देना। अब वो सब चले आएंगे सब, दूसरे के झगड़ा में कोई डायरेक्ट नहीं ना कूदेगा, आप न्योता दीजिएगा तभी ना। अब वो आ जाएंगे सब यहाँ पेट्रोल निकालने। चाइना कहेगा कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट में, तो कहेंगे सब भाई
हम तो वियतनाम के एरिया में, हम तो इनके एरिया में, हम तो निकालेंगे, दम है तो डुबा के दिखाइए मेरा जहाज, फिर हम बताते हैं कि कैसे युद्ध होता है। इसे जो उनको बहुत बड़ा युद्ध है, उन सबों का यूरोप वालों को लड़ने का आदत है। देखे होंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सब सचुरा अपने में अजुराया था सब, वो बहुत बड़ा धुरंधर है सब। भारत सरकार को भी इन देशों का पेट्रोलियम निकालने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारी ONGC जो कंपनी है, ONGC ये पेट्रोलियम निकालने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसको यहाँ भेजकर पेट्रोलियम को ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहिए, जिससे कि हम चाइना पे दबाव भी बना सकते हैं, पड़ोसियों में हम विश्वास भी उत्पन्न कर सकते हैं, और साथ ही साथ पेट्रोलियम पर जो हमारे खर्च आ रहा है उसको भी कम कर सकते हैं। और साथ ही जो मिडिल ईस्ट के देशों का हमेशा दबाव रहता है, उनकी बातें सुननी पड़ती है कि सजुरा कुछ बोलेंगे तो पेट्रोलियम में रोक देगा सब, तो उससे भी हमको निजात मिल जाएगा। इसके साथ साथ भारत को वियतनाम को हर हाल में ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई करनी चाहिए। अब आप कहिएगा कि सर जी आप बड़ी बार बार ब्रह्मोस से मिसाइल कहते हैं, पाकिस्तानी व्यूअर्स तो और भड़के रहते हैं, कहते हैं कि आप ब्रह्मोस को क्या समझते हैं। देखिए क्या समझते हैं ब्रह्मोस को। वियतनाम को तो सबसे पहले कलाम मिसाइल ट्रांसफर करनी चाहिए, K4 मिसाइल। के से मतलब कलाम। ये कलाम मिसाइल पनडुब्बी से मारी जाती है। पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर अंदर रहता है, अंदर से निकल के मार देता है, पता ही नहीं चलेगा। अब आप ही बताइए ना, इसमें क्या पता चल रहा है कि जहाज में कहाँ से मिसाइल मारा गया। ऐसे पानी के नीचे से मार देगा, पता ही नहीं चलेगा, और डुबाने तुम्ही को डुबा देंगे। तो ये मिसाइल भी भारत को देना चाहिए, वियतनाम को, कि भैया तुम लोग इसका यूज करो। और ब्रह्मोस तो हर हाल में देना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ब्रह्मोस में इतनी क्या खासियत है, तो ब्रह्मोस की जो सबसे बड़ी खासियत है कि आप अगर इसको किसी भी पानी वाली जहाज से मारिएगा ना, तो ये जाएगा पहले ठीक है सीधे, उसके बाद ऐसे घूम जाएगा। ये 50 मीटर से ऊपर नहीं जाएगा, 50 मीटर से ऊपर जाएगा तब ना रडार पकड़ेगा, ससुरा नीचे भी नीचे चल जाएगा। तो चाइना के जहाजों को लगेगा हमारे ऊपर तो कोई हमला ही नहीं कर सकता है, रडार में कोई दिख ही नहीं रहा, आके घोंप के चल जाएगा, जा ससुरा। अब ब्रह्मोस का काट निकाल लिया ससुरा चाइना। वो क्या किया, एक ऐसा रेडिएशन निकाला, इंफ्रारेड, यानी जो ऐसा प्रकाश निकाला जो किसी भी मिसाइल के धुएं को पकड़ लेता था 1 सेकंड में, क्योंकि प्रकाश की चाल जानते हैं आप 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब जैसे ब्रह्मोस मिसाइल मारिएगा तो ये इस ससुरा इसके रस्तवे को पकड़ लेता था कि आया कहां से है। तो एक बार तो आप मार दिए, अब उसका लोकेशन पता चल गया चाइना को, अब चाइना उधर से मार देता था। अब क्या करें, अब भारत के वैज्ञानिक सब तो अगर चूड़ी पहन के बैठा है सब। भारत के वैज्ञानिकों ने इसका इलाज बना लिया। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल में एक ऐसा इंजन लगाया जो उसको सीधे रास्ते पे नहीं ले जा रहा था, ऐसे बना के ले जा रहा था, एस आकार का। एक तो ये ऊपर नहीं जाता है, रडार में नहीं पकड़ेगा, अब एस आकार का है। अब इसके रास्ता को जब पकड़ने आ रहा था चाइना का रेडिएशन, अब वो बेचारा, उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो ऐसे ऐसे आ ही नहीं पा रहा था, ऊपर ही भटक जा रहा था। अब पता ही नहीं चलता यहाँ पे, अब मारो ना रडार पकड़ पाएगा ना तुम उसके रास्ते को फाइंड कर पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मोस देना चाहिए, और बदले में भारत सरकार को पैसा नहीं लेना चाहिए। आप कहेंगे फ्री में, नहीं भैया पेट्रोल दे दो हमको चाइना में लड़ाई में सीधे नहीं कूदना है भैया, 4-5 ठो को घेराबंदी करके रखना है। और हमको जो हथियार रखे हैं वो अपने चाइना के दुश्मनों को देना चाहिए, क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ये चाणक्य नीति है। क्योंकि चाइना इन मासूम देशों को बहुत सताता है, और किसी को भी ज्यादा नहीं सताना चाहिए, क्योंकि जब खूबसूरत कांच टूटता है ना तो धारदार हथियार बन जाता है। भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने चीन का भूत उतारने के लिए ना अभी पिछले साल 2019 में एक नया कारनामा कर दिया। इन लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल का एयर वर्जन बना लिया। अब ये ना लड़ाकू जहाजों से इस ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ सकते हैं। अब इस जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इस असुरा का स्पीड कर दिया गया है 3 मेक। अब मेक कहेंगे क्या होता है, मेक एक तरह से मिसाइलों की रफ्तार बताने के लिए होता है। ये तुलना दिखाता है कि ध्वनि की चाल से कितना तेज है, यानी 2 मेक है तो यानी ध्वनि की चाल से 2 गुना, 5 मेक है तो 5 गुना, यानी जितना मेक रहेगा उतना गुना। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना ससुरा 3 मेक का है, यानी ध्वनि की चाल से 3 गुना। और दुनिया का कोई भी जहाज अब तक इतना खतरनाक नहीं बना है ना जिसकी रफ्तार 2.5 मेक से ज्यादा हो। यानी अगर किसी जहाज के पीछे ये ससुरा पड़ गया तो कितना तेजी से जाएगा, ये 3 मेक से। और जो जहाज भाग रहे हैं वो कितना से जा रहे हैं, 2.5 मेक से। ससुरा को छोड़ेगा नहीं। देहात में बोला जाता है चोटिया के मरबो तो राम। जब तक हम पूरी दुनिया को, कम्युनिटी को चाइना का थ्रेट के बारे में नहीं बताएंगे कि भैया ये पूरी दुनिया के लिए सरदर्द है, तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और भारत सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। और ये जो छोटकन है सब, ये सब सोच रहा है चाइना इनकी बात सुनेगा। अरे भैया तुम लोग अपना अपना यहाँ का जो सेना का अड्डा है, सोच रहा है फिलीपीन को कहना चाहिए अमेरिका तुम यहाँ पे आके अपना सैन्य अड्डा ले लो, परमाणु बम लगा दो, तो अपने भड़केगा, तो कहेगा हम अपने देश में कुछ करें। चाइना अमेरिका से थोड़े ना लड़ेगा, यहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज करेगा। इसको भी कह देना चाहिए भारत को कि तुम यहाँ आके सेना का अड्डा ले लो, यहाँ ले लो। तो यो सोच रहा है कौन दिमाग के हैं सब। आई होप आप साउथ चाइना सी के बारे में समझ गए होंगे, और भारत सरकार को इसमें किस तरह से काम करना चाहिए उसके बारे में भी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।